हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग जानते हैं कि हम एसएसटी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और जिसमें हमने शुरू किया है हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़। This is chapter number 6 from NCERT class 6 history। ठीक है। हाँ, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी जो शुरुआत हमारी हुई थी फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग से। ठीक है, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। शुरू जो हुए थे हम फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में। अभी सिर्फ मैं इसको आपको बता रहा हूँ एक, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ पिछले लेक्चर्स को, ताकि जो हमारा वो मैंने बताया था कि जो एक फैब्रिक है, ठीक है ना, जिससे हम कनेक्टेड हैं, वो जो धागा है जिससे हम जुड़े हैं, वो धागा छूटे ना, वो रस्सी छूटे ना, उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते जाएँ हम, ठीक, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर रहती। हंटिंग गैदरिंग के बाद हम फार्मर्स बने, ठीक, हर्डर्स बने, पशुपालन वगैरह शुरू किया। ठीक, उसके बाद आगे चलते गए हमारा सफ़र रहा जो हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि लगभग 1000 BC या आप BCE कह सकते हो, 1000 BCE के अराउंड क्या हुआ, आयरन की डिस्कवरी हुई। आयरन की डिस्कवरी हुई। अब आप देख रहे हो कि आयरन की डिस्कवरी से एक मेजर चेंज आया, सोसाइटी बदली। कैसे बदली वो भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि जो आयरन की डिस्कवरी से जो हमारा टूल था वो आयरन का बना। दो मेन चीज़ें, एक तो आयरन एक्स जो कुल्हाड़ी थी वो आयरन की बनी, और आयरन प्लोशेयर जो फावड़ा था, या जिसे हम हल कहते हैं, वो हल किसकी बनी, आयरन की। मतलब एक तो आयरन एक्स हमारे पास आ गई, कुल्हाड़ी जो आई लोहे की आई, जिससे हमने जंगल काटना शुरू किए, और जंगल काट के हमारे पास ज़मीन की जो अवेलेबिलिटी थी फर्टाइल लैंड की वो बढ़ गई। उसके साथ साथ में आयरन का अब हमारे पास प्लोशेयर, हल भी आयरन की बन गई, जिससे क्या हुआ कि जो सख्त किस्म की मिट्टी थी जैसे क्लेई साइल थी, उसको भी हम क्या कर पाए, टर्न ओवर कर पाए। और जो चीज़ पहले मुश्किल थी, जिस ज़मीन पे पहले फसल उगाना मुश्किल था, जस्ट बिकॉज जो सॉइल थी वहाँ की वो सख्त थी, उसे भी अब हम एग्रीकल्चरल यूज़ में ला सकते हैं। तो ओवरऑल हम जंगल काट दिए हमने, जो सख्त मिट्टी वाला जो ज़मीन थी उसे भी हम कन्वर्ट कर गया एग्रीकल्चर फील्ड्स में। तो ओवरऑल क्या हो गया, इस सब चीज़ से हमारे पास लैंड, फर्टाइल लैंड जो थी वो ज़्यादा अवेलेबल हो गई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर हमारा क्या हुआ, फ्लॉरिश हुआ। एग्रीकल्चर फ्लॉरिश हुआ। अब देखो ये सब हम एक स्कीम से पढ़ें, एक सिस्टम से, ताकि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। अब आयरन के बाद देखा हमने क्या सारे रीजंस रहे, कैसे कैसे, उस पर पूरा लेक्चर है वो, जिसे समझना हो अच्छी तरह से तो वो पहले लेक्चर देखने ज़रूरी है। इवन मैं कह रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री जिस हिसाब से मैंने शुरू किया है ये सीरीज़ को, तो इसको बड़े अच्छे से समझने के लिए आपको पहले ही लेक्चर से देखना ज़रूरी है, ताकि आपको एक किस्म का एक मज़ा आए हिस्ट्री पढ़ने में। वो जो हिस्ट्री को ऐसा कहा जाता है लेंदी सब्जेक्ट, बोरिंग सब्जेक्ट है, एक बार आप फर्स्ट लेक्चर से देखना शुरू करोगे तो आपको जो हिस्ट्री के बारे में जो आपका नज़रिया है, जो सोच है, वो बदल जाएगी। आपको लगेगा कि हिस्ट्री से इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, आज जिस स्टेज पे हम खड़े हैं, आज जो हम हैं, ह्यूमन का जो वर्जन आज है, ये कैसे बना है, ये किन किन पड़ाव से होते हुए यहाँ तक पहुँचा है। तो अपनी कहानी है, तो ऑब्वियसली अपनी कहानी को पढ़ना, अपनी कहानी को सुनना, अपनी कहानी को समझना, इससे ज़्यादा दिलचस्पी और क्या हो सकती है। ठीक, तो एग्रीकल्चर, आयरन
की डिस्कवरी के बाद हमने देखा एग्रीकल्चर फ्लॉरिश हुआ। अब एग्रीकल्चर फ्लॉरिश जब हुआ तो एक हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन हुई। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, सरप्लस। दैट मीन्स अभी तक की जो सोसाइटी थी, अभी तक जो लोग थे, जितना हम प्रोड्यूस करते थे लगभग उतना हम कंज्यूम भी कर लेते थे। तो जो एक किस्म का हैंड टू माउथ वाला सिस्टम होता है, जितना कमाया उतना खाया। लेकिन जब एग्रीकल्चर फ्लॉरिश हुआ, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, तो हमने ऐसा देखा कि हमारी कंजप्शन के बाद उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने जो कंज्यूम किया उसके बाद उनके पास बच गया। अब जब बच गया, जिसके पास बच गया वो क्या बन गया, वो थोड़ा सा ऊपर हो गया उसके कंपैरिजन के पास जिसके पास नहीं बचा या जिसके पास कमी हुई। तो सरप्लस आने से समाज में क्या हुआ, इनइक्वालिटी आई। ठीक है। अब इनइक्वालिटी के आने से क्या हो गया, जैसे ही इनइक्वालिटी आ गया तो मैंने हर लेक्चर में आपको कहा कि जब भी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जाएं तो फिर इंसान उससे कुछ अलग सोचता है ना। तो फिर पावर की भूख है ना, एक दबदबा वाली बात आ गई कि मतलब जिसके पास ज़्यादा है उसका तो खाना पीना सब अच्छे से हो रहा है, तो अब क्या चाहता है, अब कुछ और चाहता है। अब वो चाहता है दूसरे लोगों को कंट्रोल करना, अब वो चाहता है कि लोग मेरी वाहवाही करें। ठीक है। तो इनइक्वालिटी के बाद एक किस्म का पावर स्ट्रक्चर जो था वो इमर्ज हुआ, है ना, पावर स्ट्रक्चर इमर्ज हुआ। ठीक है ना। तो जिसको हमने लेक्चर्स में बड़े अच्छे से समझा है, डील किया कि कैसे कैसे पावर। हमने देखा कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, जन था, जन से फिर क्या बना, जनपद, और जनपद से और आगे निकले हम तो क्या बना, महाजनपद। ठीक है। तो यहाँ तक कि हम अभी तक जो हिस्ट्री में स्टोरी कि इंसान हंटिंग गैदरिंग मतलब जंगल से खाना बदोश ज़िंदगी जी रहा था, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई और किस तरह से किस तरह से होते 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 वो जन में आया, फिर जनपद बना, अब वो महाजनपद तक पहुँच गया। ठीक है। अब जब महाजनपद तक पहुँच गया तो हमने देखा कि जो महाजनपद था, महाजनपद के अंदर जैसे जैसे समाज बदलने लगा, नए इंस्टीट्यूशन इमर्ज होने लगे, नए सोशल इंस्टीट्यूशंस इमर्ज हुए। ठीक है। आप पॉलिटी की बात करो, आप इकोनॉमी की बात करो, ठीक है ना, आप फैमिली की बात करो, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे जैसे सोसाइटी आगे को चलने लगी, नए जो सोशल इंस्टीट्यूशंस थे वो इवॉल्व होने लगे। एक और चीज़ था रिलीजन। ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, बॉक्स में रखा, क्योंकि हम इस रिलीजन को लेके इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि रिलीजन जो था उस वक्त का, अब काफ़ी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए महाजनपद में, उनमें से एक इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, एक रिलीजन था, एक बिलीफ सिस्टम था लोग। अब वो जो उस टाइम लोगों का बिलीफ सिस्टम था या उस टाइम जो रिलीजन फॉलो हो रहा था, उस रिलीजन पे कहीं सवाल उठने लगे। दैट्स वाई क्वेश्चन चैप्टर का नाम न्यू क्वेश्चंस। वो जो उस टाइम का बिलीफ सिस्टम था, रिलीजन था, लोगों के अलग अलग सवाल खड़े हुए, तो न्यू क्वेश्चंस। अब लोगों के जो वो सवाल थे तो उनको उन सवालों को आंसर करने के लिए नए नए आइडियाज़ आए। ठीक। दैट्स वाई द नेम ऑफ द चैप्टर बिकेम न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। ठीक। होपफुली आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब रिलीजन जो था, अब रिलीजन को लेके हमने बात करनी कि क्या था उस वक्त का रिलीजन। अब अगर थोड़ा सा अगर और आपको याद हो, एक अर्ली वैदिक एज थी और उसके बाद हमने बोला था लेटर
वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज जो थी, अगर आपको याद हो तो अर्ली वैदिक एज में जो गॉड्स एंड गॉडेसेस थे जिनका जिक्र है, स्पेशली ऋग्वेदा के अंदर या उस टाइम जो लोग जो बिलीफ सिस्टम के अंदर थे, उसमें इंद्र था। इंद्र, ठीक है, इंद्र है, अग्नि है, सोमा है, ठीक है। इंद्र इज रिलेटेड टू रेन, अग्नि इज रिलेटेड टू फायर, ठीक है। सोमा इज ए प्लांट। अब देखो, रेन जो है ये एक नेचुरल चीज़ है, फायर जो है एक नेचुरल चीज़ है, प्लांट जो है एक नेचुरल चीज़ है। दैट मीन्स अर्ली वैदिक टाइम पे जो रिलीजन फॉलो होता था उसे हम समअप करके बोल सकते हैं कि क्या था, नेचरिज्म। मतलब लोग नेचुरल फोर्सेस जो थी उनसे डरते थे, उनसे डर के क्या मतलब उनको एक किस्म का आप मान लो कि पूछते थे, क्या करते थे, है ना। मतलब रिलीजन दो किस्म के होते हैं, एक तो रिलीजन इस किस्म का भी होता है कि जो डर पैदा करता है और फिर आप उस डर से, उस गुस्से से बचने के लिए आप उसके आगे झुक जाते हो। तो ऐसा बिलीफ है कि अगर हम इनको देखेंगे अर्ली वैदिक एज में, तो जिन जिन चीज़ों को पूजा जाता था, तो इससे अंदाज़ा लगाया जैसे हो सकता है रेन बहुत ज़्यादा जब होती थी, बारिश होती थी तो लोग उससे डरते होंगे, या बारिश जब होती नहीं थी तो फसल बनती नहीं होगी, तो इस केस में इस रेन को पूजा जाता होगा, कुछ बलियाँ इसको चढ़ाई जाती होंगी, मे बी, ठीक है। तो हम नटशेल में ऐसा कह सकते हैं कि अर्ली वैदिक एज में जो रिलीजन था वो, अगर हम उसको अच्छे से देखें तो वो एक नेचरिज्म था, मतलब नेचुरल फोर्सेस को पूजा जाता था, ठीक है। अब यहाँ से जब हम लेटर वैदिक एज में आए तो यहाँ पे ट्रिनिटी का कंसेप्ट आया है ना, ब्रह्म विष्णु महेश, ठीक है। तो उसको जैसे ये नेचरिज्म है, तो यहाँ का अगर उस सारे रिलीजन को स्टडी करें तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा रिलीजन था यहाँ पे, ब्राह्मणिक रिलीजन। कौन सा था, ब्राह्मणिक रिलीजन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ब्राह्मणिक रिलीजन। अब इसी जो लेटर वैदिक एज, उसी लेटर वैदिक एज में ही जनपद्स और महाजनपद्स जो हैं वो इमर्ज हुए, ठीक। तो उसी वक्त ये सोशल इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए। उन सोशल इंस्टीट्यूशंस में जो रिलीजन था और उस वक्त का जो रिलीजन था वो था ब्राह्मणिक रिलीजन, ब्राह्मणिक रिलीजन। अब क्या ऐसा था, अब वो हम पढ़ने वाले कि ब्राह्मणिक रिलीजन से, मतलब जो उस टाइम रिलीजन था, एग्जिस्ट कर रहा था उस टाइम सोसाइटी में, लेटर वैदिक एज में, जब जनपद्स और महाजनपद्स, किंग्स, किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे, तो लोगों को इससे क्या दिक्कत थी, क्या सवाल थे, उनको हम देखेंगे। और उस सवाल के जो लोगों के सवाल थे या जो क्रिटिसिज्म था, उन क्रिटिसिज्म के जवाब में उनके क्या नए आइडियाज़ आए, उनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें एक चीज़ हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक सिस्टम जो था वो उस टाइम समाज में था, विच इज़ वर्ण सिस्टम। इसको वर्ण सिस्टम के, वर्ण सिस्टम के हिसाब से जो समाज में रहने वाले लोग थे वो 4 ग्रुप्स में बांटे हुए थे। कितने ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में। क्या थे वो 4 ग्रुप्स, वन इज ब्राह्मण्स, एक ग्रुप, सेकंड इज क्षत्रियाज, उसके बाद वैश्याज, और उसके बाद शूद्र। इसको पिछली क्लास में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। ब्राह्मण्स जो थे ये प्रीस्टली क्लास थी, मतलब पंडित, पुजारी वगैरह, और वेद्स वगैरह को जो इंटरप्रेट करते थे, वेद्स को पढ़ना, पढ़ाना, ठीक, और क्या लिखा है उसको इंटरप्रेट करना
कि ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, वो सब किसके ज़िम्मे था? ब्राह्मण्स के ज़िम्मे था। ठीक है, और ये सबसे सुपीरियर क्लास मानी जाती है। जो मतलब जो पुरुषुक्ता हिम है उसके हिसाब से, जो एक पुरुषुक्ता एक इटर्नल बीइंग, जिसे आप एक डिवाइन बीइंग मानो, आप एक जो था पुरुष, तो उसने सोसाइटी में एक ऑर्डर लाने के लिए खुद को ख़त्म करके मतलब ख़त्म किया, और उसके ख़त्म करने के खुद को ख़त्म करने के बाद ये एक डिवाइन ओरिजिन थ्योरी मानी जाती है। ये उसके मुंह से निकले वो कौन थे? ब्राह्मण्स। उसके बाजू से जो निकले वो थे क्षत्रियास, उसके थाई से जो निकले वैश्यास, और उसके पैरों से जो निकले उनको बोला गया शूद्रास। ठीक है, अब ब्राह्मण्स का क्या काम था? वेद्स को पढ़ना, पढ़ाना और उनको इंटरप्रेट करना, और जो भी रिलीजन के रिलेटेड जो भी नई चीज़ें हों, जो रस्में हों, रिवाज हों, रिचुअल्स हों, कुर्बानियाँ हों, बलियाँ हों, सेक्रीफाइसेस हों, वो सब कौन डिसाइड करते थे? ब्राह्मण्स। ठीक, और ये सबसे टॉप क्लास, मतलब जो सोशल हायरार्की है, सोशल हायरार्की में देखें तो ये मतलब टॉप पे ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यास, और सबसे नीचे शूद्रास। उसके बाद क्षत्रियास जो थे, क्षत्रियास का काम होता था टू प्रोटेक्ट, मतलब अपने जो लोग थे, जो ज़मीन थे, उसको बचाना इनका कर्तव्य समझा जाता था। तो मतलब ये वो लोग हो गए जो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे, जो लड़ेंगे, जो बैटल, जो लड़ाइयाँ लड़ेंगे, फाइट्स लड़ेंगे। ठीक है ना, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, तो उनको बोला गया क्षत्रियास। ठीक, वैश्यास, वैश्यास में वो लोग आए जो कारोबारी लोग थे, है ना, मतलब अगर गुण के हिसाब से देखें तो जिनके अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तमागुण एक मतलब गुण का नाम है। ठीक, तो मतलब ऐसा जैसे इनके अंदर कहा गया कि इनके अंदर राजगुण है, इनके अंदर तामसिक गुण, तामसिक मतलब जो चीज़ों का ना एक मतलब लालच हो, जिसके अंदर मटेरियलिज्म जिसके अंदर हो। तो ये जो ट्रेडर्स थे, फार्मर्स थे, ठीक, एग्रीकल्चरिस्ट थे, बिजनेस क्लास थी, वो सारी किस में आती थी? वैश्यास में। और शूद्रास जो लोग थे, ये वो लोग थे जो, जिसे कहा गया कि ये इसलिए पैदा हुए ताकि ये इन तीन की क्या कर सके? सर्विस कर सके। मतलब इनका वजूद, इनका एग्जिस्टेंस जो है वो इसलिए है कि वो इनकी सेवा, इनकी खिदमत कर सके। तो इनको आउटकास्ट भी बोला गया। ठीक है ना, इसी ग्रुप के जो आगे हैं मतलब लोग हैं, उनको दलित कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन फ़िलहाल ब्राह्मणिक रिलीजन उस टाइम जो फॉलो हो रहा था, या ब्राह्मणिक रिलीजन, वो यही है, वो इस सिस्टम को मानते हैं कि वर्ण सिस्टम जो है वो ये है। और इसकी सबसे बड़ी बात कि वर्ण सिस्टम जो है ये क्या है? बाय बर्थ है, मतलब ये रिजिड है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। मान लो कोई इंसान कितना ही पढ़ा लिखा हो, वो चाहता है कि मैं ब्राह्मण बनूं, लेकिन ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मण के घर पैदा हो। तो मतलब एक क्षत्रिय, एक वैश्य कितना ही काबिल हो, वो कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता है। जबकि ब्राह्मण एक नॉर्मल आदमी भी हो, वो क्षत्रिय और वैश्य से ऊपर होगा। ठीक, तो यहाँ ये जो चीज़ थी, ये पहला सवाल खड़ा हो गया। मतलब ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण्स सबसे टॉप पे थे। अब इससे प्रॉब्लम किसको थी? क्षत्रिय को। क्षत्रिय जो है वो किंग भी बन गया, लेकिन फिर भी समाज में जो सोशल स्टेटस है वो ब्राह्मण का ऊपर है। ठीक, वैश्य जो है, ठीक है ना, ये बहुत रिच हो गया, बहुत पैसा है इसके पास, ठीक है ना, इसकी बेसिक नेसेसिटी सब कुछ, महल सब कुछ बना लिया, लेकिन समाज में फिर भी ये इनसे क्या है? कम है। अब ये क्वेश्चन खड़ा हो गया कि ये लोग और ये लोग इस ब्राह्मणिक रिलीजन के, इनके दिल में इसके लिए क्या हो गई कि अपोजिशन हो गई कि ये कैसा सिस्टम है। हम कितनी भी मेहनत करें, हम कितना भी बहुत बड़े बड़े बादशाह, बहुत बड़े बड़े राजा बने, हम कितने भी रिच हो जाएं, शूद्रस तो खैर वो तो थे ही थे, वो तो बात ही नहीं कर पाए, लेकिन ये लोग जो थे ये भी इनके खिलाफ हो गए। ठीक, और ये तो आ गया कि ये दो इसके खिलाफ सबसे टॉप, लेकिन ओवरऑल ये दो थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय थी, ये क्या थी? प्रिविलेज्ड क्लास थी, है ना। प्रिविलेज्ड समझते हो ना आप? मुंह में चांदी का चम्मच
लेके पैदा होने वाले लोग, ठीक है, मतलब प्रिविलेज थे। अब ब्राह्मण देखो, चाहे ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ, उसी से वो सुपर बन गया, उसी से वो टॉप बन गया, ठीक है, तो प्रिविलेज्ड है। अब जब किंग्स आगे, किंगशिप आप देखते हो, ठीक, तो वो भी कैसे हो गई आगे जाके, हेरिडिटरी, बादशाह का बेटा बादशाह, राजा का बेटा राजा बन रहा है, ठीक। तो मतलब ये लोग प्रिविलेज्ड है, इनको ना उतनी मेहनत करने की। आज कल की सोसाइटी में आप देखते हो ना कि मतलब जो लोग पावर में हैं, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, आप देखते हो कि उनके जो बच्चे हैं उनका उठना बैठना क्या है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी होती है, कहाँ पे पढ़ाई होती है, ठीक। तो ये आज भी आम लोग सवाल करते हैं इस बात को लेके। तो उस वक्त भी आप वही मान के चलो कि क्या हो रहा है, एक तो जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम में जो वो प्रिविलेज्ड क्लास है, ठीक है, उसके खिलाफ लोगों के अंदर मतलब एक सवाल खड़ा हो रहा है कि ये कैसा सिस्टम है तो सब एक जैसे इंसान, ये कैसा सिस्टम। तो एक ये सवाल आप याद रखो कि एक क्वेश्चन ये उठा वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट। एक ये चीज़, दैट मीन्स वैश्य कितना भी, वैश्य के पास पैसा आ गया, रिच हो गया, लेकिन फिर भी सोसाइटी में जो उसका स्टेटस है सोशल हायरार्की में, वो क्या है, डाउन। अब ये उसके दिल के अंदर क्या पैदा कर रहा है, सवाल पैदा कर रहा है, गुस्सा पैदा कर रहा है। एक ये चीज़ हो गई। अच्छा, ब्राह्मण के अंदर दूसरी, इस जो ब्राह्मणिक रिलीजन थे, इसमें दूसरी क्या चीज़ बहुत ज़्यादा थी, इलाबरेट सेक्रीफाइसेस, बहुत ज़्यादा बलियाँ, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ के लिए बलि, हर चीज़ के लिए बलि चढ़ती थी। और बलि में मतलब सामान जो होता था वो काफ़ी महंगा सामान होता था। आप मतलब हम किताबों में ही पढ़ते हैं कि मतलब जो चीज़ें चाहिए थी, जो उस जो कोई यज्ञ करना हो, कोई यज्ञ करना हो, कोई कुर्बानी हो, उसकी जो सामग्री होती थी वो बहुत महंगी होती थी, और एक आम इंसान के लिए उसे अरेंज करना जो होता था वो मुश्किल होता था। तो लेकिन था भी ज़रूरी, कहीं कोई पैदा हो, कहीं कोई मर जाए, कहीं, तो वो सब चीज़ें ज़रूरी थी। अब आम जो इंसान था, गरीब आदमी जो था, उसके मन में सवाल उठा कि क्या मतलब ये चीज़ें, ये इतनी सामग्री लाना क्या ये ज़रूरी है, क्या मतलब एक आम इंसान, एक गरीब आदमी का जो जो जिसे हम अल्लाह बोलते हैं, जिसे भगवान बोलते हैं, क्या वो गरीब आदमी का नहीं है। अच्छा, रिलीजन वो चीज़ जो हमें मोह माया से दूर करती है, परे रखती है, क्या उसी को अपनाने के लिए आपको इतनी मोह माया चाहिए, ठीक। तो ये सवाल उठने लगे, ठीक है। एक ये चीज़ कि मतलब गरीब जो थे, गरीबों के मन में ऐसा, नटशल में देखें तो ऐसा देखा गया कि ये जो गॉड है, क्या ये सिर्फ अमीरों का ही है, मतलब रिलीजन जो है, ये सेक्रीफाइसेस जो है, ऊपर वाले को खुश करना है, ये सिर्फ अमीरों के ही बस का है। दैट मीन्स जो गॉड है, तो वो क्या, या जो रिलीजन है, ये क्या सिर्फ अमीरों के लिए? गरीब तो फिर कभी खुश ही नहीं कर सकता ना गॉड को, अगर इतना जो सामग्री है वो इतनी महंगी। तो ये एक दूसरा सवाल आ गया कि सैक्रिफाइसेस को लेके, ये कि जो सामग्री थी, ठीक है ना, वो कैसी थी, एक्सपेंसिव रिचुअल्स होते थे, जो रस्में थी, जो वो कैसी होती थी, एक्सपेंसिव होती थी, गरीब आदमी के लिए मुश्किल था। अब गरीब आदमी जो था उसको कुछ और चाहिए था कि यार मतलब कुछ ऐसा हो कि सस्ते में मेरा ऊपर वाला मुझसे खुश हो जाए। तो अभी आइडियाज़ आएंगे आगे, वो सस्ते वाले जब मिलेंगे तो ये सारे उस तरफ चले जाएंगे, ठीक है। फिर क्या सैक्रिफाइसेस, एक तो ये थी। अच्छा, सैक्रिफाइसेस के उस टाइम की जो आप देख रहे हैं कि फ्लॉरिश क्या हुआ, एग्रीकल्चर, मतलब इकोनॉमी जो है वो कौन सी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमी है तो कैसे फसल कैसे बनती, जब आप हल जोतते हो, है ना, जब आप बैल वगैरह जो ये सब चीज़ें हैं, ये जब आप इनसे ज़मीन के अंदर फावड़ा हल चलता है तो उसमें आप बीज बोते हो तो फसल बनती है। लेकिन ये सेक्रीफाइसेस बोलती है कि आप उन्हीं चीज़ों को कुर्बान करो। क्या क्या कुर्बानियाँ होती, हॉर्स की कुर्बानी होती है, काऊ की होती है, बुल की होती है, गोट की होती है, ठीक है ना। दीज आर ऑल द मेंशन्ड इन बुक्स, ठीक है ना, जो मैं बुक्स पढ़ के जो हम आपको पढ़ा है वहीं से ये सारे रेफरेंसेस हम देते हैं। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में अब बुल है, ये हमें चाहिए कहाँ, बेल लगाने के लिए, जिससे क्या बनेगी हमारे। लेकिन आप इसी को क्या कर रहे हो,
इसी की बलि चढ़ा रहे, तो वो कम हो जाएगा ना। अगर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास एक बुल है और कोई मुझे कोई रिलीजियस कोई रिचुअल परफॉर्म करना हो, उसके लिए इसी की बलि चाहिए, तो मेरी जो इकॉनमी है, मेरे जो घर की इकॉनमी है, वो सफ़र होगी कि नहीं होगी। ठीक, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि ये सेक्रीफाइसेस क्या। और कुछ ऐसे थिंकर्स थे, मतलब उस टाइम कुछ ऐसे भी थिंकर्स आए, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि वायलेंस क्यों, मारना ही क्यों है, बलि ही क्यों चढ़ानी, ऊपर वाले को खुश करने के लिए ये वायलेंस क्यों करना है, ये मतलब ऐसा क्यों है कि बलि देना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे भी थिंकर्स आए। तो ये कुछ और सवाल देख रहे हो आप, जो कि एक तो वर्ण सिस्टम जो था, वर्ण सिस्टम के ऊपर ही सवाल खड़े उठे। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो कि सेक्रीफाइसेस, जो उसके की रीति रिवाज, जो रसूमात हैं, जो रस्में हैं, उनके अगेंस्ट जो हैं वो सवाल खड़े हो रहे हैं। ये दूसरी चीज़ आ गई। इसके साथ में आप देखोगे और क्या हुआ। अच्छा, और जो एजुकेशन थी, मतलब उस टाइम के एजुकेशन क्या थी, वैदिक नॉलेज जो था, उस टाइम की एजुकेशन यही थी, वेद पढ़ना। ये कौन कर सकता था, सिर्फ ब्राह्मण्स। बाकियों के बस का काम ही नहीं है। आप अभी की कंडीशन लो, मान लो हमारे इंडिया में जो टॉप क्लास है उन्हीं के बच्चे पढ़ सकते हैं, या एजुकेशन इतनी महंगी है कि वही अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी पढ़ ही नहीं सकते। तो लोगों के अंदर गुस्सा आएगा कि नहीं, कि हम क्यों नहीं, हमारे बच्चे क्यों नहीं। ठीक, तो आप उसी सिचुएशन को मान लो कि उस टाइम जो वेद था, वेद को पढ़ना, वेद को इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट समझते हैं आपकी, आप जो हिम पढ़ा, जो मंत्र पढ़ा, इसका क्या मतलब है, वो समझाने वाला कौन होगा, सिर्फ ब्राह्मण होगा। हो सकता है वो अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से उसे समझाए, आप उसको अपोज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं, आपको पढ़ा ही नहीं, मतलब पढ़ना ही नहीं आता। मतलब आप मान के चलो कि जो वेद थे वो किस में थे, संस्कृत में लिखे जाते थे। ठीक है ना, और संस्कृत में लिखे जाते थे, और संस्कृत एक मतलब एक लैंग्वेज थी, एक टफ ज़बान थी। जबकि आम लोगों में कौन सी भाषा बोली जाती थी, प्राकृत थी, प्राकृत थी, पाली वगैरह, मगधी थी। ठीक है ना, मगध में जो अर्ध मगधी, मगधी वगैरह वो ज़बानें बोली जाती थी। तो ये लोग, अब ये जो संस्कृत थी, ये ज़बान भी टफ थी। हम ही देखो ना, अगर हम प्योर उर्दू को पढ़ते हैं या प्योर हिंदी हमारे सामने कोई बोलेगा, तो हमारे तो सब सर के ही ऊपर से चले जाता है, हमें समझ ही नहीं आती इसने बोला क्या। ठीक, क्योंकि टफ ज़बान है। उसी तरह से संस्कृत, उसके लिए फिर हम डिक्शनरी पकड़ते हैं, है ना, उसको समझते हैं, या मतलब जो कई बार उसकी मतलब क्या, हम जैसे शेर व शायरी है तो उसकी तशरीह वगैरह ढूंढते हैं, है ना, ऐसा कुछ करते हैं हम, क्योंकि एग्जैक्ट जो क्लासिकल लैंग्वेज होती है उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वेद सारे उसमें थे, संस्कृत में थे, पढ़े जाते थे संस्कृत में। और ये संस्कृत का नॉलेज था किसके पास, सिर्फ ब्राह्मण्स के पास। अब वो पढ़ के ठीक बोल भी रहा है, नहीं भी बोल रहा है, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जो भी था, अब मुझे इंग्लिश आती नहीं है, कोई मुझे इंग्लिश पढ़ के उसका मीनिंग बता रहा है, तो मैं तो उसे क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकता हूँ। उसने जो बोला, मुझे तो पता ही नहीं है कि जो उसने पढ़ा वो सही भी पढ़ रहा है, वो उसका मतलब जो है वो वही बोल रहा है, कुछ और कहानी सुना रहा है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म था, ये भी लोगों के अंदर एक गुस्सा था कि वेद जो है सारे एक इसमें है, संस्कृत में। जैसे आजकल भी हम देखते हैं कि लैंग्वेज को हम बोलते हैं कि मदर टंग में बच्चों को पढ़ाया जाए, क्यों, ताकि वो समझ जाएं। लेकिन अगर हम कोई थर्ड लैंग्वेज ला के, है ना, कोई बाहर से कोई लैंग्वेज ला के बच्चों पे थोपे, तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो ये भी एक कारण था। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें ये इकट्ठा हो रही है। ब्राह्मणिक रिलीजन में ये हो रहा है, और ब्राह्मणिक रिलीजन में जो प्रिविलेज्ड क्लास है, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा, और उसके बाद क्षत्रिय, इन मतलब बाकी जो दो क्लासेस हैं, वैश्यज और शूद्रास, ठीक है ना, उनके अंदर इस क्लास के, इस रिलीजन को लेके काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऊपर वाला सिर्फ क्या अमीरों का है, क्या सिर्फ इन्हीं प्रिविलेज्ड क्लास का है, गरीब को क्या कभी ऊपर वाले को खुश नहीं कर सकता। तो ये सारे सवाल खड़े हुए, तो ये सारे सवाल खड़े हुए उस दौर में। इसीलिए फिर इन सवालों के जवाब में कुछ फिलोसफर्स आए, कुछ थिंकर्स आए,
जिन्होंने सोचा, इसीलिए इस एज को बोला जाता है द एज ऑफ इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। मतलब उस टाइम फिलॉसफी जो है वो इवॉल्व होने लगी, सोच विचार करना लोगों ने शुरू किया। यही वो दौर है जिस दौर में गौतम बुद्ध आए, यही वो दौर है जिस दौर में महावीर आए, ठीक है ना। तो वो जो न्यू आइडियाज़ थे, ये ब्राह्मणिक रिलीजन में ये सवाल थे, ये लोगों के इश्यूज़ थे, इन इश्यूज़ को आंसर किया, एक दूसरी जगह मिली लोगों को, एक नया रिलीजन शुरू हुआ। इस ब्राह्मणिज्म के रिएक्शन में जो नया रिलीजन शुरू हुआ वो कौन सा हुआ? गौतम बुद्धा ने किया, जिसे हमने कहा बुद्धिज़्म, और महावीरा ने जिसे कहा गया जैनिज़्म, ठीक है। तो ब्राह्मणिज्म की रिएक्शन में अलग जो हैं वो खड़े हो गए मज़हब, जिसे कहा गया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। वो नए आइडियाज़ लेके आए। यहाँ जो सारी चीज़ें थी उन्होंने क्या किया? इन सब चीज़ों को ख़त्म किया। उन्होंने बोला कि कोई वर्ण सिस्टम नहीं, बुद्धिज़्म जैनिज़्म सारे इंसान क्या हैं? बराबर हैं, ठीक। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा। इंसान अच्छा बुरा किस बेस पे है? कर्म के बेस पे है। जो अच्छे काम करता है वो अच्छा है, जो बुरा काम करता है वो बुरा है, चाहे वो फिर किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो। तो आ गई ना, मतलब यहाँ पे जो वैश्य थे, जो शूद्र थे, उनको भी स्कोप मिल गया, उनको एक दर्जा मिला, उनको एक डिग्निटी मिली, ह्यूमन डिग्निटी उन्हें महसूस हुई। तो आप देख रहे हो कि इस दौर के बाद बड़े बड़े जो बादशाह थे, बड़े, आप अशोका की बात करो, इतना बड़ा वार लाखों लोगों को मारने के बाद वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। उसने सब चीज़ें छोड़ दी, उसने इस बुद्ध मज़हब को अपनाया। उसके बाद बिंबिसार का जो कंटेम्प्रेरी था, बुद्धा था, अजात शत्रु वगैरह, इन सब ने क्या किया? शिशुनाग डायनेस्टी, ये जो सारे थे, इन सब ने किसको सपोर्ट किया? बुद्धिज़्म को। क्योंकि उसमें जो क्षत्रिय क्लास थी, वो राजा थे, वो लड़ते थे, लेकिन फिर भी सोशल स्टेटस जो था उनका वो ब्राह्मण से कम था। तो अब उनको एक ऐसी जगह मिल गई, एक ऐसी फ़िलॉसफी मिल गई कि जहाँ पे वो मतलब अपनी, उनकी जो सोशल डिग्निटी थी वो उसको समझ पाए, उसको मतलब समझ देख पाए कि नहीं, हम भी कुछ हैं, अगर हमारे अंदर ये काबिलियत है, हम राजा हैं, तो हम यहाँ पे खड़े हैं। तो ये सारी कहानी है। ये थे न्यू क्वेश्चंस लोगों के मन में, जिसके रिएक्शन में खड़े हुए दो मज़हब, जिन्हें कहा गया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। अब उस बुद्धिज़्म क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, और उसके साथ साथ जैनिज़्म। और बस यही न्यू क्वेश्चंस जो खड़े हुए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। मेनली दिस ऑल दीज क्वेश्चंस वर रिवॉल्विंग अराउंड सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड रिलीजन के आसपास, क्योंकि वही कंट्रोल करती थी पूरी सोसाइटी को, तो उसी पे सवाल खड़े होते थे, ठीक। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो उस वक्त उस दौर में खड़े हुए। उन क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए नए आइडियाज़ आए। वो आइडियाज़ क्या थे? एक बुद्धिज़्म और एक जैनिज़्म, ठीक है ना। अब वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। बुद्धिज़्म, देखो अब आपके चैप्टर में जो दिया हुआ एनसीईआरटी चैप्टर में, तो इसमें बहुत कम चीज़ें दी हुई है बुद्धिज़्म को लेके और जैनिज़्म को लेके। कुछ फैक्ट्स हैं, तो हमें भी ज़्यादा इसको लंबा खींचना नहीं है। कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़रूरी है, चाहे वो जैनिज़्म की बात हो, चाहे बुद्धिज़्म की बात हो, ठीक है। तो हम इसे उतना लंबा खींचेंगे नहीं, फिर भी मैं कुछ फैक्ट्स जो आपको ज़रूरी है, और जो कनेक्टिविटी जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं फ्लो के लिए, वो ज़रूरी है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। तो अदरवाइज़ इसमें बड़ा लिमिटेड सा बताया है, तो हम ज़्यादा इसे लंबा खींचेंगे नहीं। तो बुद्धिज़्म, आपको पता है कि इसका जो फाउंडर है उसका नाम सिद्धार्थ है या गौतमा। बुद्धा तो बाद में इसको नाम दिया ना, जब इसकी एनलाइटमेंट हुई, ठीक है ना। तो बेसिकली नाम क्या है? सिद्धार्थ या गौतम। ये कब पैदा हुआ? 563 BCE। कहाँ? लुम्बिनी। लुम्बिनी एक जगह है, लुम्बिनी कहाँ पे है ये जगह? नेपाल में, यहाँ पैदा हुआ। अब जो ये थे, ये भी क्षत्रिय जो वर्ण था उससे बिलोंग करते थे, ठीक है ना, सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। अच्छे मतलब राजाओं वाली फैमिली थी, उसमें ये थे। उसके बाद किस्सा तो आप सब लोगों ने सुना होगा
है ना, कि इन्होंने कुछ ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने कहीं एक मौत देखी, बीमारी देखी, ठीक है ना, किसी भिखारी को देखा, ठीक है ना। तो ये सब लेके इनके मन में सवाल उठा। अब जो भी है, तो लेकिन कहने का मतलब कि इस एज में ये पैदा हुए, और जब ये 20, और इस एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए आपको कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसके ये जो पैदा होने के लिए एक सिंबल दिखाया जाता है, वो क्या है? लोटस या एलिफेंट, जो डिनोट करता है, डेजिग्नेट करता है गौतम बुद्धा की बर्थ को। फिर क्या हुआ, जब ये 29 साल के थे, 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया, जिसको हम रेनन्सिएशन बोलते हैं। इनकी बीवी थी, बच्चे थे, ठीक है ना, लेकिन 29 साल की उम्र में इन्होंने इस दुनिया को जानने के लिए, ये जो सवाल थे, इन सवालों का मतलब दुनिया की हकीकत को जानने के लिए इन्होंने घर छोड़ दिया 29 साल की उम्र में। उसको हम बोलते हैं महाविनिष्क्रमण, ठीक है, ये टर्म है, ठीक है, रिनंसिएशन। अच्छा, जब इन्होंने घर छोड़ दिया तो इसके बाद इनका पहला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इनका जो पहला उस्ताद था, गुरु जो था, है ना, घर छोड़ने के बाद जिसमें गए, उनका नाम कुछ इस तरह से था, अलारा कलावा, ये नाम था उनका, ठीक है। ये पहले जिन्होंने इनको सिखाई मेडिटेशन, है ना, मेडिटेशन आप समझते हो, एक किस्म की इबादत ही मान के चलो कि इन्होंने सिखाई किस तरह से फ़कीरी ज़िंदगी किस तरह से जीनी है, ठीक। तो ये 29 साल के बाद 6 साल तक मेडिटेशन करते रहे, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि 35 साल की उम्र जब इनकी हुई, 35 साल, 35 ईयर्स, तो इनको एनलाइटनमेंट, एनलाइटन मतलब ज्ञान, इनको वो इल्म हासिल हुआ। आप कह सकते हो कि वो गैबी इल्म पता चला, इनको इल्म हासिल हुआ, जिसको यहाँ पे इनकी भाषा में बोला जाता है निर्वाण, ठीक है ना, 35 साल की उम्र में, ठीक। और ये कहाँ पे? ये पीपल ट्री के अंदर, बोध गाया जो जगह है, ठीक है ना, बोधि ट्री भी उसको बोलते हैं, पीपल ट्री के अंदर। आप देखते हो कि इंडिया में जो पीपल ट्री है, इसका भी एक मतलब एक रिलीजियस वैल्यू है इसकी, ठीक है ना, पीपल है, तुलसी है, तो इनके पीछे कोई हिस्ट्री रहती है कि ऐसा अगर किसी पेड़ को सैक्रेड करार दिया जाता है तो क्या रीज़न है उसके पीछे, ठीक है। तो 35 ईयर्स में उसको बोलेंगे हमें निर्वाण, एनलाइटनमेंट हुई। एनलाइटन मतलब इनको इल्म हासिल हुआ, इनको ज्ञान हासिल हुआ, कहाँ पे? एक पीपल ट्री के अंदर, बोध गाया में। इसलिए बोध गाया देखते हो आप, बुद्धिस्ट के लिए बड़ी मतलब एक सैक्रेड प्लेस है, ठीक है। उसके बाद जब इनको ये इल्म हासिल हुआ, ये ज्ञान हासिल हुआ, तो इन्होंने जो पहला लेक्चर दिया था वो कहाँ पे दिया था? सरनाथ में। पहला लेक्चर जो इन्होंने दिया सरनाथ कहाँ पे है? बनारस में। और इस चीज़ को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन सरनाथ में। मतलब ये सिंबल है 8 स्पोक्स व्हील, इसका सिंबल जो है ऐसे व्हील है, इसके कितने हैं? 8 स्पोक्स हैं, ठीक है। आप देखिए हर इसके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये कि ये जो पैदा हुआ उसका सिंबल लोटस या एलिफेंट, ठीक है ना। रिनंसिएशन का जो सिंबल है जब ये घर से निकला उसका हॉर्स है, सिंबल क्या है? हॉर्स, ठीक है। उसके बाद ये जो मतलब निर्वाण इनको मिला, पीपल ट्री, बोधि ट्री, वो भी एक सिंबल है, ठीक है, 35 साल की उम्र में। उसके बाद जो फर्स्ट इन्होंने क्या दिया, ये अपना लेक्चर दिया, जिसमें मतलब इसने इनके अपने शिष्य आए, उनको पहली बार जो ज्ञान इनको हुआ वो इन्होंने पहली बार आगे बताया, वो कहाँ पे? सारनाथ में, जो बनारस के नज़दीक जगह है। उसका जो सिंबल था वो ये 8 स्पोक्ड व्हील, और इसको क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन, इसको निर्वाण बोला गया, इसको महाविनिष्क्रमण बोला गया, ठीक है। और उसके बाद जब ये 80 साल के थे, 80 ईयर्स के अराउंड, ठीक है, तो इनकी क्या हुई? डेथ हुई,
और इसका जो सिंबल है स्टूपा है, इसका सिंबल जो है स्टूपा। स्टूपा आपको पता है ना, वो जो बनाया जाता है एक, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको उसकी इमेज दिख जाएगी। ठीक है, तो ये बुद्धिज़्म के बारे में कुछ फैक्ट्स थे कि इसका जो फाउंडर था सिद्धार्था था, उसकी ज़िंदगी का सफ़र नटशेल में। ठीक है, ये था बुद्धिज़्म। अब ये कुछ नया आइडिया लेके आया, ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। आप चाहो तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये इसका इस तरह से ये इस टाइम पे ऐसे हुआ, ये इसका। अब जो बुद्धिज़्म जो था, इसका आइडिया जो था, आइडिया यही था कि ब्राह्मणिज्म जो रिलीजन था, ब्राह्मणिक रिलीजन था, उसमें क्या था, लोग बंटे हुए थे, कुछ प्रिविलेज थे, कुछ अंडर प्रिविलेज थे, है ना, कुछ को तो इंसान ही नहीं समझा जाता था। ठीक है, तो ये उसके अगेंस्ट थे। तो उसमें जो अंडर प्रिविलेज लोग थे, है ना, जिनको मतलब वो डिग्निटी महसूस नहीं हो रही थी उस रिलीजन में, तो वो कतार दर कतार इस रिलीजन में शामिल होते गए। आप देखते हो, अगर हिस्ट्री को पढ़ोगे तो काफ़ी देर तक, इवन हम कह सकते हैं कि गुप्ता एज तक, फिर ये बुद्धिज़्म का ही और जैनिज़्म का ही ज़्यादा दौर रहा है, एंशंट से शुरू होके। ठीक है, उसके बाद फिर ब्राह्मणिज्म जो है वो वापस रिवाइव हुआ है। ठीक, गुप्तास के एज के बाद। तो आइडिया इसका था कि ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये इनकी जो फिलॉसफी थी, वो फिलॉसफी को इनके 4 नोबल ट्रुथ्स उनको कहा जाता है, 4 नोबल ट्रुथ्स। 4 नोबल ट्रुथ्स मतलब 4 चीज़ों की बात करते हैं। एक जो है वो है सबम दुखम, सबम दुखम मतलब सारी दुनिया जो है ना, ये दुख से भरी है, ये परेशानियों से भरी है, सफरिंग से भरी हुई। द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ सफरिंग्स। ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं हूँ तो मुझे अपनी किस्म की परेशानी है, आप जो मुझे देख रहे हो आप भी अपनी किस्म की परेशानी लिए हुए हो, है ना। तो पूरी दुनिया में, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कामयाब है, चाहे वो नाकाम इंसान है, ठीक है ना, किसी भी किस्म का इंसान, ठीक है, हर इंसान को अपने अपने किस्म की परेशानियां हैं। अब यही वो बोल रहा है, ये जो मतलब उस वक्त के लोग जो सताए हुए थे, जो परेशान थे, तो ये ऐसी फ़िलॉसफी लेके आया। इन्होंने कहा कि देखो यार, सारी जो दुनिया है ना, उस दुनिया में रहने वाले सारे जो लोग हैं, सारे इंसान जो है वो क्या है, परेशान है, सफरिंग में है। ठीक है, ये एक बात बोली, लेकिन बोला कि परेशान है क्यों। अब उस जो दुख है ये ऐसे ही नहीं है, दुख समुदाय, दूसरी चीज दुख समुदाय, परेशान है इसके पीछे एक रीज़न है, ऐसे ही नहीं परेशान, परेशान क्यों, रीज़न है। और रीज़न क्या है, डिज़ायर्स, जो हमने डिज़ायर्स अपने अंदर पैदा रखी है, ठीक है, उनको लेके परेशान है हम। ये जो डिज़ायर है ये हमारी पूरी नहीं हो रही है। अगर जो भी इंसान परेशान है, कोई घर को लेके परेशान है, ठीक, तो वो इसलिए परेशान है कि उसको वो किसी रह तो रहा है इस ज़िंदगी में, कहीं ना हो सकता है किराए पे ही है, लेकिन ज़िंदगी उसकी कट रही है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बड़ा सा घर हो। जिसके पास बड़ा घर हो वो फिर चाहता है कि मेरी किसी दूसरे शहर में एक अच्छी सी बिल्डिंग हो, वो है तो वो चाहता है मेरे 4 बड़े बड़े शहरों में घर हो जाए, ठीक है। तो मतलब ये डिज़ायर, ये एक ऐसी चीज़ है, जो बर्तन है ना इस डिज़ायर का, ये कभी भरता नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मैं इंसान को एक सोने का पहाड़ दे दूं, तो उसके बाद वो कहेगा कि बस ये, उसके बाद वहाँ से उसको अगला पहाड़ दिखेगा, वो कहेगा कि बस वो भी मुझे दे दो, बस उसके बाद मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा। जबकि वो कहते हैं कि अगर ये मुझे पता है कि अगर मैं उसको वो दे दूँ, उसके बाद उसको अगला दिखेगा, वो बोलेगा बस वो भी दे दो और बस उसके बाद मैं सेटिस्फाई हो। जबकि ऐसे चलते चलते वो कितने ही पहाड़ देख लेगा, लेकिन उसकी ये जो भूख है ये भरेगी नहीं। और यही जो डिज़ायर्स हैं, ये क्या है, ये इंसान के दुख का रीज़न है। जो अपने डिज़ायर्स को ओवरकम कर ले, है ना, अपने नफ्स पे जिसने कंट्रोल कर लिया, तो बहुत सारी परेशानियाँ, सफरिंग्स वहीं पे ख़त्म हो जाती। तो देखो कितनी अच्छी फ़िलॉसफी लेके आए उस वक्त में, ठीक है। तो सबम दुखम, उसने बोला 4 नोबल ट्रुथ्स। एक बोला कि सभी लोग परेशान हैं, लेकिन परेशान क्यों हैं, अपनी
वजह से, अपनी डिज़ायर्स की वजह से। अब ऐसा नहीं है कि ये दुख ख़त्म नहीं होगा, दुख निरोध भी है, इस दुख का इलाज, ये भी हकीकत है, ठीक है ना, ये भी हकीकत है कि इसका इलाज भी है। और इलाज क्या है, उसको हम बोलते हैं अष्ट अंगी का मार्ग। देखो हिंदी लफ्ज़, हिंदी मुझे ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन अष्ट का मतलब कहीं ना कहीं मैंने सुना है 8 होता है, मार्ग मतलब 8 फोल्ड पाथ्स, है ना। तो इसमें उसे हमने यहाँ बताना नहीं है कि वो क्या है, उसमें यही है कि सच बोलो, सच सोचो, सच देखो, सही महसूस करो, सही देखो, सही काम करो, सही कर्म करो, सही सोचो। यही 8 फोल्ड्स, ऐसे कोई 8 चीज़ें बताई हैं कि इंसान अगर वो चीज़, वो 8 रास्ते अपनी ज़िंदगी में अपनाता है तो वो इन जो दुख सफरिंग्स जो है इनसे क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, ठीक है। जिसमें यही कि आप किसी का बुरा मत सोचो, किसी का हक मत छीनो, किसी की प्रॉपर्टी को कब्ज़ा मत करो। हर मज़हब में जो अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं वही यही यहाँ पे भी वही है, ठीक है। और वायलेंस है कि वायलेंस नहीं करो, जिससे सैक्रिफाइसेस का जो था वो ख़त्म हो गया। तो मतलब ये बुद्धिज़्म का उस टाइम ये आइडिया आया, ठीक है। इसमें एक मतलब सबम दुखम की, अगर इसमें आपके चैप्टर में ही एक कहानी बताई गई है किस्सा गौतमी की, कि किस्सा गौतमी एक औरत थी, वो, उसका बेटा मर जाता है। बेटा मरने के बाद वो पागल हो जाती, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती उस बात को कि मेरा बेटा, वो मतलब जगह जगह लेके उसको चलती है कि नहीं मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मुझे इसे ज़िंदा चाहिए, है ना। अलग अलग हो सकता है कोई रिलीजियस पर्सनालिटीज़ थी उन्हीं के पास, तो किसी ने बोला उसे कि आप ऐसा करो, इसको लेके आप गौतम बुद्धा के पास जाओ। तो वो दौड़ी दौड़ी चली गई। अब बुद्धा के पास जब वो पहुंची तो वो कहीं बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा क्या बात है। वो बोल रहे हैं कि इस तरह से मेरा बेटा है, मैं इसे खो नहीं सकती, मुझे ये वापस चाहिए, ठीक है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, आपको बस इसके लिए एक चीज़ लानी है। उसने बोला क्या। उसने बोला कि आपको इसके लिए राई, सरसों जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, वो सरसों का बीज लेके आना है कहीं से। तो उसने बोला कोई, वो तो सुनते ही फटाफट उठ गई और दरवाजे की तरफ चल पड़ी कि मैं फटाफट ले आता हूँ। लेकिन उसने बोला लेकिन लाना उस घर से है जिसमें कोई मरा नहीं है। तो वो उठ गई और निकल गई ढूंढने। तो वो पूरा गांव, पूरा जहाँ जहाँ भी वो एरिया में घूमी तो उसने पता किया, मिला तो मिला उसको, लेकिन उसने ये देखा कि किसी के यहाँ किसी की दादी की डेथ हुई, किसी के यहाँ कोई बेटा, किसी के यहाँ माँ, किसी के यहाँ भाई, किसी कोई ना कोई, हर घर में कोई ना कोई इस दुनिया से गुजरा हुआ है। तो आखिरकार उसको कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कोई मरा नहीं हो। तो मतलब ये जो सबम दुखम है कि मतलब इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है कि इंसान को दुख नहीं। अब उस दुख को पकड़े रखना इंसान की बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। एक्सेप्ट करना है चीज़ों को। अब उसकी डिज़ायर कि मेरा बेटा फिर से वापस आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। उस डिज़ायर को छोड़ना मतलब दुख से अलग हो जाना। तो ये एक कहानी बताएगी कि मतलब किस तरह से बुद्धिज़्म जो था, गौतम बुद्धा था, प्रीच करता था लोगों को, जिसकी वजह से लोगों की जो ज़िंदगियाँ होती थी वो आसान होती थी, ठीक। तो बस इसी फ़िलॉसफी के साथ फिर एक तो ये फ़िलॉसफी, इसमें गरीब लोग जुड़ पाए, इसमें वो लोग भी जुड़ पाए जिनके पास मतलब कुछ देने को, कुछ जायदाद, कुछ अमीरी नहीं थी उन लोगों के पास, ज़्यादा वैसे ही लोग होते हैं। तो देखा गया कि बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश, बहुत ज़्यादा फैला, ठीक है ना, इन्हीं रीज़न्स की वजह से कि जैसे हमने देखा कि ब्राह्मण्स में गरीब लोग ये भी सोचने लग गए कि क्या जो ऊपर वाला है सिर्फ अमीरों का ही है, जबकि यहाँ पे एक अलग उनको जगह मिली, एक अलग आइडिया मिला जहाँ उनको राहत मिली। तो ठीक है, ये एक किस्म का ये आइडिया आया, ठीक है। तो दिस इज़ बुद्धिज़्म, ठीक है। बुद्धिज़्म के बाद जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ जैनिज़्म। जैनिज़्म के बारे में जैसे मैंने पहले ही बोला, बुक के बारे में, बुक में बहुत पता है। जैनिज़्म के जो भी इनका गुरु जो आता था, ठीक है ना, किस्म का अवतार मान लो एक, उसको हम बोलते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर। और जो फर्स्ट था इनका, फर्स्ट तीर्थंकर, उसे कहते हैं ऋषभनाथ। और जो इसके बारे में हम अक्सर
सुनते हैं वो 24th तीर्थंकर था जिसे कहा महावीरा या जिना या जैना, ठीक है ना, ये चीज़। महावीरा जो थे इनका जो बर्थ हुआ 540 BC में हुआ, ठीक है। ये भी जब 30 साल के थे तो एसेटिक बने। एसेटिक मतलब फकीर, फकीर मतलब चकाचौंध वाली जो घर की ज़िंदगी थी वो छोड़ के फकीर की ज़िंदगी जीने लग गए, ठीक है ना। जब ये 42 साल के हुए, 42 ईयर्स के, तो इन जैसे उसमें बुद्धा जब 35 ईयर्स के हुए थे तो उनकी एनलाइटनमेंट हुई थी जिसे निर्वाण बोला गया। और यहाँ पे ये जब 42 ईयर्स थे उस टाइम इनको ज्ञान हासिल हुआ, एनलाइटनमेंट हुई, लेकिन उसको क्या बोला गया, केवल्य, ठीक है। और 72 ईयर्स में इनकी क्या हुई, डेथ हुई, ठीक है। दिस इज अबाउट महावीरा जो जैनिज्म के प्रोमिनेंट फिगर है, ठीक है ना। 540 में ये पैदा हुए, 30 साल की उम्र में एसेटिक हुए, 42 ईयर्स की उम्र में इन्हें ज्ञान हासिल हुआ, एनलाइटनमेंट हुई, और जिसे क्या कहा गया, केवल्य, एंड 72 ईयर्स में डेथ हुई, ठीक है। अब इसमें क्या थे, जैसे हमने उसकी बात करी थी, इसमें भी आप मान के चलो 5 डॉक्ट्राइन्स हैं इनकी फिलॉसफी। जैसे उसमें 4 नोबल ट्रूथ्स हैं और 8 फोल्ड पाथ्स हैं, ठीक है ना, 8 रास्ते की किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को जियो। उसी तरह इसमें भी है असूल बताए इंसान को किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, कौन कौन सी ज़िंदगी अपनी कौन कौन सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपनानी चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी भी डॉक्ट्राइन्स हैं, 5 डॉक्ट्राइन्स हैं, 5 डॉक्ट्राइन्स जैनिज्म के अंदर। पहला जो है दैट इज़, उसको हम बोलते हैं अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह आ गया। उसके बाद अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, और सत्य। क्या मतलब है इनका? अपरिग्रह मीन्स नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी। एक इनका डॉक्ट्रिन है कि प्रॉपर्टी के पीछे मत पड़ो, जमा मत करो, जो पूंजी जितना है उसे खा लो और आगे बढ़ो, ठीक है। नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, जो मटीरियलिज्म का कंसेप्ट आया वो कहाँ से आया, कि जब आप मटीरियलिस्टिक हो जाते, चीज़ों को जमा करते हो, ठीक है। तो इनका एक ये चीज़ आया क्योंकि उस टाइम जो ये ऊंच नीच समाज में जो भी आया, ये कब आया, जब सरप्लस आया। सरप्लस आया तो चीज़ें जमा होने लगी, चीज़ें जमा होने लगी तो प्रॉपर्टी बनने लगी, और वहीं से ये फसाद, सोशल इंस्टीट्यूशन वहाँ से नए नए शुरू हुए। तो इनका एक जो है नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कभी एक्वायर नहीं करो। नॉट टू स्टील, कभी चोरी नहीं करो, किसी का हक नहीं छीनो, एक ये चीज़ ना। अस्त्य मीन्स ये डॉक्ट्रिन्स हैं, 5 डॉक्ट्रिन्स जैनिज्म की, कि आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी हर इंसान को जीनी चाहिए। एक तो अपरिग्रह, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, अस्त्य, नॉट टू स्टील, अहिंसा, नॉन वायलेंस, मतलब आप से किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, है ना। आप देखते हो कि जो जैनिज़्म में जो लोग चलते हैं तो चलते भी किस मतलब जो था जैनिज़्म, जो स्ट्रिक्ट जैनिज़्म को, तो वो अपना रास्ता भी साफ़ करके ऐसे चलते हैं ताकि किसी जानवर पे जो है वो क्या हो, मतलब लात ना पड़े, कोई आपसे किसी को तकलीफ़ नहीं हो। तो मतलब फ़िलॉसफी को समझ सकते हो यहाँ पे, कि मतलब उनका जो फ़िलॉसफी है वो ये है कि आपसे किसी दूसरे को जो है वो तकलीफ़ ना पहुँचे, दैट इज़ कॉल्ड अहिंसा। उसके बाद ब्रह्मचार्य, ये जैनिज़्म में आपको पता 23 गुरु पहले थे, 24वां गुरु जो था महावीर, तो उस 24वें गुरु ने क्या ऐड किया था, ब्रह्मचार्य, जिसे आप
सेलिबेसी या कैलिबेसी भी बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब नॉट टू इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़, है ना, ब्रह्मचर्य आप इसे कहते हैं ना, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य क्या है कि जैसे जो हिंदू स्कूल ऑफ थॉट है उसमें आप आगे पढ़ोगे तो कहीं डिफरेंट डिफरेंट आश्रम्स आते हैं, ठीक है ना। गृहस्थ आश्रम, पहले ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ होता है, फिर संन्यास होता है, ऐसे आश्रम होते हैं। तो उसमें तो 25 साल तक ऐसा कहा जाता है कि जो है ब्रह्मचार्य, उस 25 साल तक जो है इंसान को किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, बल्कि उस टाइम में उसको सीखना चाहिए, ज्ञान हासिल करना चाहिए। 25 साल के बाद फिर जब वो गृहस्थ आश्रम में जाता है नए शादी करके, फिर उसको उसके बाद वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और उसमें जो मतलब आगे जो बच्चे हैं वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है ना, वो भी एक किस्म का एक उसकी ड्यूटी समझी जाती है। खैर वो अलग से टॉपिक है। तो ब्रह्मचार्य मीन्स कैलिबेसी, ठीक है, ये भी एक इसका डॉक्ट्रिन है। और सत्य, सत्य मीन्स नॉट टू टेल लाई, झूठ नहीं बोलना। तो ये था। और बाकी ये भी नहीं मानते थे कि सैक्रिफाइसेस पे इनने जोर नहीं दिया। बुद्धिज़्म ने भी कोई सैक्रिफाइसेस की बात नहीं, कोई इलाबरेट रिचुअल्स वगैरह की बात नहीं कही। उन्होंने बोला कि बस बुद्धिज़्म ने वो चीज़ें बोली और जैनिज़्म ने ये चीज़ें बोली कि इस तरह से इंसान को अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। इसी से क्या मिलेगा, उसको सैल्वेशन मिलेगा। सैल्वेशन मतलब हर किसी मज़हब में होता है ना कि एक मतलब अल्टीमेट जो एंड है, पर्पज़ ऑफ लाइफ जो है वो क्या है, ठीक है ना। जैसे अभी हम बोलते हैं कि जन्नत, जहन्नम, नर्क, स्वर्ग, है ना, हेवन है, हेल है, ठीक है ना, यही चीज़ें हमारा रहता है। तो इसी में एक फ़िलॉसफी में ये भी आता है कि जैसे निर्वाण है, मोक्ष है, ठीक है ना, कि मतलब ये जो डेथ एंड बर्थ का जो साइकिल है, ठीक है ना, इससे अलग होके तो यूनिवर्सल सोल के साथ जुड़ जाना, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा माना जाता है, कई फ़िलॉसफीज़ ऐसी हैं जो मानते हैं कि इंसान अगर इस दुनिया में पैदा है हुआ तो उसने दुख सहने ही है, अगर पैदा ही ना हो तो वो उस दुख से परे रहता है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ आना ही एक क्या है, पैदा होना ही एक मतलब समझो एक दुख का बाइस है, दुख का सबब है। तो इंसान पैदा ही ना हो उस वो मतलब फिर वो उसकी जो आत्मा है उसको जब सैल्वेशन मिल जाती है तो फिर वो वापस मतलब यूनिवर्सल सोल के साथ एक हो जाता है और उसे पैदा यहाँ नहीं होता। तो जिसकी वजह से इन दुखों से वो क्या हो जाता है, परे हो जाता है, इस दुनिया से परे हो जाता है। तो वो जो पर्पज़ रहता है, वो बोलते हैं कि वो पर्पज़ कैसे मिलेगा, ये जैनिज़्म और बुद्धिज़्म बोलते हैं कि वो पर्पज़ ऐसे मिलता है कि अगर आप ऐसे ऐसे कर्म करो। जबकि ब्राह्मणिक रिलीजन बोलता है कि वो चीज़ आपको तब हो सकेगा जब आप सारे वो रिचुअल्स करो, वो जो रसूमात हैं, रिचुअल्स हैं, वो बलियाँ हैं, वो जब आप करो तब जाके आपको सैल्वेशन अचीव हो सकती है। वेयर एज जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म प्रीच टोटली डिफरेंटली, ठीक है ना, इन्होंने अलग चीज़ प्रीच की। तो लोगों को ये आसान लगा तो इसमें लोग जो हैं वो ज़्यादा शामिल हुए, ठीक है ना। तो ये है कुछ इस चैप्टर में। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें उपनिषद्स वगैरह का जिक्र किया गया है। उपनिषद्स क्या होते हैं, एक किस्म के वैदिक टेक्स्ट। अगर मैं बताऊँ ना, इसको हम जल्दी जल्दी थोड़ा देख लेते हैं। वैदिक टेक्स्ट में एक क्या है, वेदास हम पहले डिस्कस कर चुके, जिसे संहिता भी बोलते हैं, ठीक है ना। 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे अर्ली वैदिक एज में लिखा गया और बाद में लिखा गया जब ब्राह्मणिक रिलीजन आया, उसमें आया सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें किस तरह से बलि होगी, समाज कैसा होगा, क्या क्या तौर तरीका होगा, ठीक है ना, किस तरह से हिम्स को पढ़ा जाएगा, जब उनको सुर के साथ किस तरह से उनको गाया जाएगा, वो सामवेद में आया। जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का ओरिजिन भी वहीं से आता है, ठीक है ना, कि किस तरह से हिम्स को अरेंज किया जाए ताकि वो कैसे पढ़ा जाए, एक सुर के साथ पढ़ा जाए, गा के पढ़ा जाए, ठीक है। तो ये जो 3 वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये बाद में। और यजुर्वेद स्पेशली किसको डेडिकेटेड है कि मतलब किस तरह से जो रिचुअल्स हैं, जो सेक्रीफाइसेस हैं, ये परफॉर्म किए जाएं, ठीक है। तो ये वेदास हैं। वेदास के बाद थी ब्राह्मणास। ब्राह्मणास क्या थे, अब वेदास जो थे संस्कृत में लिखे गए थे, ठीक है ना। अब टफ मंत्र होता है कोई भी, जिस तरह से आप मान लो कोई शेर होता है ना, तो शेर को कब समझ आती है, जब कोई उसको क्या करता है, एक्सप्लेन, उसकी तशरीह करता है। वैसे ही ये इसमें जो मंत्र, जो हिम्स हैं,
ब्राह्मणर्स में उनकी क्या है, एक्सप्लेनेशन है, क्या है, एक्सप्लेनेशन। ब्राह्मणर्स में क्या है, इनकी एक्सप्लेनेशन है। और ये कौन करता है, यही प्रीस्ट लोग करते हैं, ब्राह्मण्स, ठीक है। तो वेदास की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, ब्राह्मण्स में, ये भी वैदिक टेक्स्ट है। उसके बाद आप देखते हो कि एक अर्यंकाज आता है, अर्यंकाज, इनको कहा जाता है फॉरेस्ट बुक्स, क्योंकि जो इसमें बातें होती हैं गुरु और शिष्य के, जब मतलब वो जंगल में जाके मतलब सीखते थे, गुरुओं के साथ रहते थे, तो वहाँ उनके बीच में क्या डायलॉग्स होते थे, क्या बातें होती थी, वो इसमें रिकॉर्ड है, ठीक है ना। इनको अर्यंकाज बोला जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट जो आपके इसमें है, क्या बोलते हैं, बुक में डिस्कस है, दैट इज़ उपनिषद्स, ठीक है ना। उपनिषद सुना होगा। उपनिषद को आप कह सकते हैं कि ये क्या है, फिलोसफिकल है, ठीक है ना, फिलोसफिकल है। इसमें बात की गई है कर्म की, कि कर्म क्या चीज़ है, इसमें बात की है आत्मा की, क्या है, सोल क्या है, ठीक है। तो ये फिलोसफिकल टीचिंग उपनिषद्स में। अब इसके टेक्स्ट में इसके अलावा क्या लिखा है कि ये जो उपनिषद हैं इनको कौन कंपोज करता था, मेनली जो होते थे मैन, ठीक है ना, मेनली जो कौन कंपोज करते थे, मैन। और मैन में भी कौन, ब्राह्मण्स और राजा जो होता था, मतलब वही प्रिविलेज्ड क्लास जो थी वही इनको कंपोज करते, ब्राह्मण्स और किंग्स, ठीक है ना। सिर्फ एक एक्सेप्शंस है, सत्यकामा जबाली, ठीक है ना। वो मतलब जबाली एक औरत थी, स्लेव थी, वो गुलाम थी, लेकिन उसका जो बेटा था वो काफ़ी इंटरेस्टेड था इसमें, काफ़ी सवाल, काफ़ी ज़हीन था। तो उसके कुछ डायलॉग्स, उसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें मेंशन हैं। अदरवाइज़ इसमें सब जो लिखा है ये मोस्टली मैन ने लिखा है, और मैन में भी कौन, किंग और ब्राह्मण, ठीक है। और इसके अलावा जो एक और एक्सेप्शन है कि जैसे गार्गी जो थी लेडी, ठीक है ना, उसकी भी इसमें कुछ मतलब उसने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। वैश्याज और शूद्राज जो थे उनका इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। और इसका मतलब होता है अप्रोचिंग और सिटिंग नियर। उपनिषद मतलब ही होता है अप्रोचिंग और सिटिंग नियर, मतलब वही आप कह सकते हो कि जब मतलब किसी उसके साथ, बड़े के साथ बैठ के जब मतलब डिस्कस होती थी, बातें होती थी फिलॉसफी को लेके कि क्या है आत्मा, क्या है सोल, वो जो सवाल जवाब होते थे, क्या निकल के आता था, वही सब उपनिषद में है, ठीक है। और उपनिषद को फिर ये धीरे धीरे इवॉल्व हो गई, तो आगे जाके आप देखते हो कि आजकल के टाइम में या उसके बाद जो है, जो शंकराचार्य होता है, ठीक है ना, वो इसके साथ मतलब उसका जो लिंक है उपनिषद को आजकल के टाइम में, क्या इसमें मे बी कोई एडिशन हो रही होगी या क्या खुश होता होगा या किस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जाता है, ये आज कल के टाइम में शंकराचार्य जो है वो इन टेक्स्ट को प्रीच करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टेक्स्ट का भी था जिसका आपको पता होना चाहिए था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है और ये टाइटल जो है वो जस्टिफाई हुआ होगा, क्योंकि टाइटल जो था चैप्टर का दैट वाज न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। न्यू क्वेश्चंस क्या थे, मैंने बोला कि लेटर वैदिक एज में जो रिलीजन डेवलप हुआ, उस रिलीजन के अगेंस्ट जो सवाल उठ रहे थे, जो क्रिटिसिज्म उठ रहा था, उस क्रिटिसिज्म को ही कहा गया क्वेश्चंस। और उस क्वेश्चंस के आंसर में जो नए आइडियाज़ आए जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के रूप में, वो आ गए आइडियाज़ के अंदर। और थोड़ा सा ये टेक्स्ट को भी इसमें डिस्कस किया गया है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।